6 सवालों में से पहला सवाल था कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए यदि इसका व्यापक अवयव। सवाल ये था कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए यदि इसका व्यापक अवयव ए आई जे इक्वल मापांक ऑफ आई प्लस ऊपर आई माइनस जे और बट्टे मापांक ऑफ आई प्लस जे। ये सवाल था। तो आप जानते हैं कि इसका और निर्माण करना था 2x2 मैट्रिक्स का ना। तो इसका निर्माण करने के लिए हमें 4 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। हमें इसमें पहली बात आप जानते ही हैं कि अगर हम a और उसको 2x2 का मानते हैं तो उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये a11, a12, a21 और a22 होगी, है ना, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें a11 से a22 तक सब मान निकालने के लिए इसमें i और j की मान रखते जाओ। जैसे यहाँ यदि आप देखें तो पहले निकालना चाहिए a11 के लिए i और j दोनों का मान एक एक ही है। इसमें रखने पर 1 - 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, a11 का मान 0 आ गया। उसके बाद में a12 इसका मान निकालने के लिए i का मान 1 और j का मान 2 रखना चाहिए। तो 1 - 2 का मापांक बट्टे में 1 + 2 का मापांक। अब 1 - 2 का मतलब -1 होता है और मापांक का मतलब उत्तर आएगा प्लस में, तो इसका मान आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, प्लस में आप जानते हैं। उसके बाद में a21 उसमें भी आप जानते हैं 2 - 1 और बट्टा में 2 + 1, इनका अलग अलग मापांक है। अब इसका उत्तर भी आएगा 1/3 और लास्ट में है a22, इसका उत्तर आएगा 0, क्योंकि इसमें 2 और 2 बराबर है, इसलिए 2 - 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इन चारों को साथ में रखने से कह सकते हैं कि अतः अभिष्ट आव्यूह जो हमें चाहिए वह अभिष्ट आव्यूह ही आ सकता है। अभिष्ट आव्यूह A जो कि 2x2 का ही है, इसके मान रखने पड़ेगा ये 0, 1/3, वापिस 1/3 और 0। ये इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि यदि मैट्रिक्स A बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखी थी आपको और इसमें ये कहा गया था कि ये जो मैट्रिक्स है ये सममित है ना। अब सममित होने पर आपसे इस x का मान पूछ लिया जाता है कि भी x का मान बताइए क्या होगा यदि ये मैट्रिक्स सममित हो। तो सब जानते हैं कि यदि मैट्रिक्स सममित है तो इसमें aij इक्वल aj होता है हमेशा। और मैं इसको एक और प्रकार से कहूं तो कह सकता हूं मैं कि सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं दर्पण प्रतिबिंबित। तो इस सिद्धांत से हम जानते ही हैं कि यहाँ पर -4 के सामने -4 है, 3 के सामने 3 है, तो x के सामने 8 क्या कहता है कि यहाँ पर x का मान भी 8 होगा। इसलिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि x = 8 होगा सममित होने के कारण। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में एक और बात आई थी। तीसरे सवाल में कहा गया था कि यदि मैट्रिक्स A विषम सममित है, इसमें मैट्रिक्स जो है विषम सममित बताई गई है, तो उसमें फिर 4 एलिमेंट पूछ लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, a7d -7b और -4, फिर -10 4c। हमें ये बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये विषम सममित है। अब यदि ये मैट्रिक्स विषम सममित है तो आप सब जानते हैं कि विषम सममित में हमेशा मुख्य विकर्ण 0 0 होता है हमेशा। इसलिए यहाँ पर आप जानते हैं ना a b c इन तीनों के मान 0 0 0 आ गए। और दूसरी बात आप जानते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वे परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट चिन्ह के होते हैं। जैसे 7 के सामने -7 है ना, 4 के सामने -4 है, तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि d के सामने -10, इसका मतलब d का मान +10 होना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत से कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c बराबर तो 0 आ गया और d बराबर इसमें +10 आ जाएगा। ठीक है ना, -10 के सामने +10 होना चाहिए। तो ये इसका तीसरा प्रश्न का हल हो जाएगा। अब आगे चौथा सवाल, इसमें हमें सवाल में कहा गया था कि निम्न में से सममित आव्यूह कौन सा नहीं है, और ऑप्शन ये थे विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, इकाई आव्यूह और त्रिभुजाकार आव्यूह है। आप जानते हैं कि इनमें सममित आव्यूह केवल त्रिभुजाकार आव्यूह नहीं है, बाकी अदिश आव्यूह भी सममित होता है, विकर्ण भी सममित है और इकाई भी सममित होता है। क्यों होता है आप इसको बना के देख लेना। ठीक है, लेकिन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आप जानते हैं कि सममित आव्यूह होना आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी 3 होना आवश्यक भी है। उसके बाद भी 5वां सवाल, ये अच्छा सवाल है, इसको बहुत कम विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया था। सवाल ये है
कि आव्यूह ए बराबर ए आई जे 4x4 का निर्माण कीजिए यदि ए आई जे का मान आगे वाले रूल को फॉलो करे। अब इसको हम बना के देखते हैं, रूल को पहले बनाएंगे इसमें और बाद में इसमें इसकी कोटि 4x4 है, इसका मतलब इसमें 16 एलिमेंट होंगे क्योंकि इस कोटि का उत्तरित एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आप देखें इसको 5वें सवाल में पहली बात तो मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है ए आई जे, यह है 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, जहां पर ए आई जे जो है ना वो इस नियमानुसार काम कर रहा है। ए आई जे इज इक्वल्स टू, इसके दो मान आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। और आगे इसमें रेस्ट्रिक्शन दिया है फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे प्लस 1 और यहाँ पर फॉर ऑल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे प्लस 1। तो इसका निर्माण करना है आपको, है ना। हाँ, इसमें निर्माण पूछा है केवल, तो चलो पहले इसका निर्माण करते हैं व्यापक रूप का और बाद में इसमें एलिमेंट भर देंगे हम जो भी भर देंगे। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की मैट्रिक्स का व्यापक रूप बनाने पर ये एक रूप यहाँ पर निर्मित होगा। जैसे इसकी पहली पंक्ति बना देता हूं मैं, ये A11, A12 है ना, A13, A14 पहली पंक्ति, इसमें सब में आई का मान 1 है और जे के मान बढ़ रहे हैं। दूसरी पंक्ति बना दीजिए A21, A22, A23 और A24। तीसरी पंक्ति के लिए A31, A32, A33 और A34 और चौथी पंक्ति आप जानते हैं कि A41, 42, 43 और A44 होगी, जो कि आप जानते हैं 4x4 का मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस प्रतिबंध को यहां पर हम ऑपरेट करें, जरा जरा सोचो। इसमें लैंग्वेज क्या कहती है कि वे सभी एलिमेंट उन सभी एलिमेंट का स्थान जहां पर आई का मान j प्लस 1 से भी बड़ा हो, केवल बड़ा है बराबर भी नहीं है इसमें, जहां पर आई का मान j प्लस 1 से भी बड़ा हो वहां पर एलिमेंट का उत्तर 0 आना चाहिए। मतलब वहां पर उस एलिमेंट का मान 0 आपको भरना, मतलब पुट आउट करना है। और जहां पर ये नहीं होगा, इसके अलावा जो बाकी बच रहा है वो यही तो है, इसके अलावा क्या बच गया, आई का मान j प्लस 1 से कम भी हो और बराबर भी हो। यहाँ पर इक्वल नहीं था, यहाँ पर इक्वल आ चुका है, तो बाकी एलिमेंट में उत्तर आएगा 1। तो एक काम करें हम इसमें केवल 0 को भर देते हैं और बाकी सब को 1 बना देंगे खुद से ही। पहले ढूंढो जरा इसमें ऐसे एलिमेंट कहां कहां हैं जहां पर आई का मान j प्लस 1 से भी बड़ा है। जैसे मैं इसकी बात करूं A11 की, तो ये तो नहीं है ना, क्योंकि j का मान 1 है और 1 में 1 जोड़ो j प्लस 1, तो j प्लस 1 2 हो गया और 2 से बड़ा आई नहीं है, यहाँ पर आई 1 ही है। नीचे आते हैं, फिर A21 की बात करते हैं। यहाँ पर j का मान 1 है और 1 में 1 जोड़ने पर 2 आएगा। यहाँ पर j प्लस 1 का मान 2 तो आया, लेकिन यहाँ पर i का मान भी 2 ही है, बराबर आ रहा है, तो ये भी इसमें नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं है, केवल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आ जाइए, i का मान 3 और j का मान 1 है, यहाँ पर j प्लस 1 का मान भी 2 ही होगा और i का मान 3 है, तो बड़ा है। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर इस कंडीशन का है पक्का, कि यहाँ पर j का मान 1 ही है तो j प्लस 1 का मान 2 होगा, i का मान 3 पड़ा है। इसका मतलब ये भी इसमें आ गया। फिर यहाँ पर देख लिया, j प्लस 1 का मान सिर्फ 2 हो रहा है और i का मान 4 है। फिर आगे चलते हैं ना, इसकी बात करते हैं 3-2 की। 3-2 में j का मान 2 है और 2 में 1 जोड़ने पर आता है 3, लेकिन j का मान भी 3 ही है, बराबर आ गया, तो ये भी इसमें नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं, j का मान 2 है और 2 प्लस 1 3 आता है, लेकिन i का मान 4 है, बड़ा है इसमें i का मान, तो ये भी इसमें 0 होगा। समझ रहे हैं बात को। और आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर तो होना है संभव है कि यहाँ पर i का मान और j का मान बराबर आ गया, और यहाँ पर भी नहीं होगा ना, यहाँ पर i और j में केवल 1 का अंतर है और 1 का अंतर होने पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। ठीक है, और आगे तो होंगे नहीं, आप सब जानते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें ये 3 एलिमेंट तो 0 हो गए और बाकी सब एलिमेंट 1 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जहां तक मैं देख रहा हूं कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, इसमें है ना, जैसे 1 1 1 1, पहली पंक्ति में सब 1 आ गए, दूसरी पंक्ति में सब 1 हैं, और तीसरी पंक्ति में शुरू में 0 और बाकी तीनों 1, और चौथी पंक्ति में शुरू में 2 0 और बाकी दोनों 1। ये इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप खुद समझ लो कि आप में से किसने सही किया था। ये बहुत कम ने सही किया है, कईयों ने तो 0 यहाँ पर टंगा दिए, कईयों ने 0 यहाँ पर लगा दिए, कईयों ने उल्टा कर दिया, कईयों ने 1 3 ही है बाकी 0, ऐसा कुछ। तो आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से। उसके बाद में छठा सवाल, छठे सवाल में कहा गया है कि यदि किसी आव्यूह है a इक्वल ए आई जे 3x3 है इसकी कोटि, इसमें ए आई जे के मान इस रूल को फॉलो करते हो, तब इसका अनुरेख याद कीजिए।
अनुरेख पूछा है, तो पहले तो अनुरेख का मतलब जानते होंगे आप। अनुरेख का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, है ना, उसको बोलते हैं अनुरेख, ट्रेस। तो ट्रेसिंग करने का इसमें सवाल का एक प्रकार है ये, आप इसको समझे पहले। ए आई जे, इसका मान आई प्लस जे बट्टा 2 होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल जे है, और इसका मान आई माइनस जे बट्टा 2 हो जाएगा फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। ये रूल है इसका, ठीक है। अब इस रूल के हिसाब से आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ट्रेसिंग है ना, उसकी आपको वैल्यू बतानी क्या होगी। तो पहले इसका हम व्यापक रूप लिख दें। पहले तो ए का व्यापक रूप ये हो सकता है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। अब इसको पूरा बनाना नहीं, आपको कई बच्चों ने इसको पूरा बना के भेजा है और फिर इसकी ट्रेसिंग की, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हालांकि बना लो, अच्छा है, आपने सीखा बनाना, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अगर हमें कम टाइम में करना है सवाल तो बनाओ मत भले ही, हमें सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को निकालना है, और इन 3 एलिमेंट्स को निकालना यहाँ पर बड़ा आसान भी है। जैसे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर A32 में I और J के मान क्रमशः 3 और 2 है। तो I और J के मान यहाँ पर 3 और 2 होने का मतलब क्या, बराबर नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो इस कंडीशन में चला गया, I इज नॉट इक्वल J वाले में। लेकिन मुख्य विकर्ण में आप देख लीजिए, हर एलिमेंट में यही गुण काम कर रहा है, I और J का मान 1, 2, 3 सब में इक्वल है ना। तो मुख्य खास बात हुई मुख्य विकर्ण की, यहाँ पर हमेशा I इक्वल J पाया जाता है। अब यदि मुख्य विकर्ण पर हमेशा I इक्वल J पाया जाता है तो कह सकते हैं कि हमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को इस रूल के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। और यह रूल ऐसा है कि यहाँ पर Aij का मान I माइनस जे बट्टा 2 कर देगा। तो हमें क्रमशः A11 को, A22 को और A33 को इस रूल से पहले प्राप्त करना है और बाद में इसका योग करना है, बस वो ट्रेसिंग है इसकी। जैसे मैं इसमें A11 प्राप्त करूं तो A11 का मतलब यहाँ से इस पहली बात तो पहचान लो कि 11 में I और J का मान बराबर आ गया, तो वो इस रूल को फॉलो कर रहा है और इस रूल का उत्तर व्यापक अवयव को ऐसा बनाएगा। तो यहाँ पर I का मान 1 कर दीजिए, J का मान माइनस में 1 बट्टा 2 बराबर में 0 आ गया। क्या ऐसे आप समझ रहे हैं कि A22 भी 0 होगा और A33 भी ऑब्वियसली 0 होगा ही। इसका मतलब इस मुख्य विकर्ण पर सब 0 ही आ गए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ट्रेसिंग है ना, ट्रेस ऑफ A, या संक्षेप में कहें तो TR ब्रैकेट में A बराबर में 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर में 0 आ गया। इसका उत्तर 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 सवाल होते हैं। और फिर अब हम आगे बात करते हैं विविध प्रश्नमाला 3 की। देखिएगा, अब विविध प्रश्नमाला 3 में हमने यहाँ पर बोर्ड पर 1 से लेकर के 9 तक सवाल लिखे हैं। आप इसमें से अधिकतम सवाल खुद करेंगे। आप जानते हैं विविध में अधिकतम सवाल खुद ही होते हैं, वैसे इजी होते हैं, सब आपने पहले सीख लिए हैं। तो मैं जो आपको लगता होगा मुश्किल है वो करवाऊंगा केवल। पहले इसको पढ़ लेते हैं शुरुआत से। पहला सवाल दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए का मान ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, खुद करना है ये। दूसरे सवाल में कहा गया यदि मैट्रिक्स ए का मान ये हो, जो कि अगेन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हमें पूछा ये गया है कि a माइनस 2i ब्रैकेट बंद और a माइनस 3i ये ब्रैकेट क्लोज है, इन दोनों का गुणा करके इसका उत्तर क्या है ये बताइएगा। तो खुद कर सकते, सवाल बड़ा इजी है, बस आपको समझना ये है कि a माइनस 2i का मान कैसे निकालेंगे, और वो मान निकाल के उसको सेफ रखना चाहिए। फिर a माइनस 3i का मान निकालना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई भी है, गुणा करना चाहिए दोनों का। और गुणा करने में आप जानते क्रम का महत्व होता है, तो पहले ये वाला ही होना चाहिए a माइनस 2i और बाद में होगा a माइनस 3। तो गुणा करना, इसका उत्तर आप जो भी इसको बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो खुद करना ये। हम आगे बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे में दिया है कि यदि मैट्रिक्स A जो कि 2 क्रॉस 2 का है और मैट्रिक्स B 2 क्रॉस 1 का है, तब A गुणा B याद कीजिए। कर सकते हो ना, और आप जानते हैं गुणा करना पॉसिबल भी है। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है, तो 2 और 2 बराबर है, मतलब गुणनीय है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि यहाँ पर BA पूछे तो संभव नहीं है वो, ये BA तो परिभाषित नहीं होगा ना इसमें केवल A भी परिभाषित होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। अब चौथे सवाल में कहा गया है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B यदि ये हो तो BA ज्ञात कीजिए। B into A ज्ञात करना है। तो हालांकि है तो ये भी इजी,
पर इसमें आयोटा आ गया, देख लीजिए आप, ए का मान माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, बी का मान 0 आयोटा आयोटा 0। तो आयोटा मल्टीप्लाई करना जानते हैं क्या आप? आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, और उसका होता है मान -1, है ना। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है। आयोटा पावर 4 क्या होता है? 1। आयोटा की पावर्स बढ़ रही है इसमें, इसको आप ट्राई करने का प्रयास करना, आसान है वैसे, और न हो तो आप पूछना मुझसे क्लास अंकल में, लेकिन आप ट्राई खुद करना और इसको भेजना भी। तो ए और बी में आयोटा वाले पद हैं और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, बी ए का मान निकालना है। आगे बात करते हैं पांचवें सवाल की। और पांचवें सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, और ए माइनस बी का मान भी दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, और आपसे पूछा गया है कि ए और बी के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। आपको याद है हमने ये सवाल किया था, ऐसा कुछ करना क्या है, पहले इनको जोड़ना है ताकि बी कटे और बाद में घटाना ताकि ए कटे। इसे करना आसान सवाल है, खुद कर सकते हैं। छठे सवाल की बात करें हम। छठे सवाल में कहा गया है कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तब x का और y का भिन्न भिन्न मान ज्ञात कीजिए, क्या क्या होगा। कर सकते हो आसानी से, बड़ा आसान है ये तो। आप जानते हैं कि समानता के सिद्धांत से -2 का मान x + 2 के बराबर होगा। यहां से x का मान 4 आ गया, और -y - 2 का मान 5 के बराबर होगा। यहां से y का मान भी आप जानते हैं कि -7 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है ये तो। उसके बाद में सातवां सवाल देखिएगा, हाँ ये अच्छा सवाल है। सातवें सवाल में हमें ये कहा गया है कि अवयव a का क्रम 3x4 है ना। अवयव जो a है उसका क्रम आपको पता है 3x4 दे रखा है, तथा एक अन्य अवयव है b इस प्रकार का है कि a ट्रांसपोज b तथा a b ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अवयव a तो 3x4 का है, और अवयव b इस प्रकार का अवयव है कि a ट्रांसपोज b एवं ए बी ट्रांसपोज दोनों ही एक साथ ही परिभाषित हैं, मतलब गुणाकरण योग्य है ये। तो अवयव बी का क्रम पूछा गया है, ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब ये सवाल है तो बड़ा आसान, बस आपको समझ आना ही है कि शुरू कैसे करें। इसको हम देखते हैं, सातवें सवाल को समझने का प्रयास करें हम। पहली बात तो ये दिया गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो 3x4 का है। अच्छा, यदि मैट्रिक्स ए 3x4 का है, क्या तब जानते हैं कि ए ट्रांसपोज 4x3 का होगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज हमने दोनों की कोटियों का पता लगा लिया है। ए के माध्यम से ए ट्रांसपोज की कोटि आपको पता चल गई क्या होगी। अब इन दोनों को हमें परिभाषित मान के चलना है, ध्यान देना आगे। तथा एक बात और दे रखी है, क्या दे रखी है कि ए ट्रांसपोज बी तथा उसके बाद में आपको दिया गया है ए बी ट्रांसपोज, दोनों परिभाषित है। दोनों परिभाषित है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गुणा करने योग्य हैं, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब यदि ये माना जाए कि b जो है b वो m×n कोटि का है, क्या तब हम ये कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज B परिभाषित होने हेतु यहां पर A ट्रांसपोज के स्तंभ और B की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। तब आप देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज B के या A ट्रांसपोज B गुणा होने हेतु हम ये बात खुद देख रहे हैं कि A ट्रांसपोज जो है वो 4x3 का है, और आगे मल्टीप्लाई में b जो है ना b वो है m×n का। अच्छा, गुणा होने हेतु क्या 3 का मान m के बराबर होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो m का मान इसमें 3 आ गया, एकदम आसान सी बात है। उसके बाद में a b ट्रांसपोज है अगला। a b ट्रांसपोज गुणा होने या फिर परिभाषित होने हेतु, बात तो एक ही है। परिभाषित होने हेतु हम ये भी देख रहे होंगे ना कि a, इसमें a की कोटि 3x4 है, ये रहा a 3x4 मल्टीप्लाई बाय b ट्रांसपोज। अब खुद ही समझ लो आप, b की कोटि m×n, तो b ट्रांसपोज की कोटि n×m हो जाएगी, और ये गुणा हो सकता है, इसका मतलब n का मान 4 ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो n = 4 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि अतः b की कोटि, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स b है ना उसकी कोटि जो हमने m×n मानी थी वो 3x4 है।
ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल था। बी की कोटि पूछी थी, आपने पहले बी की कोटि एम और एन के रूप में मान ली और लास्ट में आपने इनके परिभाषित होने के कारण एम और एन के मान निकाल लिए हैं। तो बी की कोटि 3x4 मतलब ए और बी की कोटियां बराबर ही हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, हाँ अब आगे बात करते हैं हम। आगे 8वां सवाल देखिएगा। 8वें सवाल में कहा गया है कि यदि ये वाला मैट्रिक्स सममित अवयव है तो x का मान ज्ञात करो। आप जानते हैं इसमें बड़ा आसान सवाल है। तो सममित होने पर x और इसमें इसका मान बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर x का मान -x रूप में दे रखा है, तो -x = 4 होने से x = -4 हो जाएगा। आसान सवाल था, हो गया ये। आगे बात करते हैं 9वें सवाल की। इसमें कहा गया है कि एक 3x3 का अवयव है b इक्वल bij लिखिए, जिनके अवयव bij i × j हैं। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का व्यापक अवयव bij i × j हो तो उस मैट्रिक्स को, यदि उस मैट्रिक्स की कोटि 3x3 मानी जाए तो प्राप्त करना है आपको। यह भी बड़ा आसान सवाल है, आप खुद ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा, न हो तो आप कल पूछना, हम कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब 10वें से 14वें सवाल की बात की जाए। इसमें 10वां सवाल दे रखा है कि मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार की हो तो a + b ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। आप इसे खुद याद करेंगे, आप जानते हैं कि a + b ट्रांसपोज परिभाषित भी है और याद करना इजी, आप कर सकते हैं खुद। आगे 11वें सवाल में दिया है कि अवयव a को सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर अवयव a इस प्रकार का 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो 11वां सवाल करते हैं हम, इसको समझते हैं पहले। इसमें दिया है एक तो मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि 6 2 है ना, 5 4 2x2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आपसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स को क्या एक ऐसे रूप में हम शो कर सकते हैं क्या जिसमें दो मैट्रिक्स का योग हो और जिनमें से एक सममित और दूसरी विषम सममित हो। तो ऐसा हो सकता है, आपने इसका एक सूत्र भी याद किया था, याद कीजिए, 4-5 दिन पहले की बात है ये। तो देखेंगे, पहली बात तो हम जानते हैं कि चूंकि मैट्रिक्स ए को सममित व विषम सममित, मैट्रिक्स ए को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में, मैट्रिक्स के योग के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। अब ये जो व्यक्त करते हैं इसका जो तरीका है वो आपने याद किया होगा। a इक्वल ये 1/2, फिर a + a ट्रांसपोज, फिर प्लस में 1/2 a माइनस फिर a ट्रांसपोज, याद किया होगा आपने। ये सूत्र है, इसको आप साथ में याद भी कर लीजिए अभी अगर याद नहीं किया हो तो, कि किसी मैट्रिक्स को यदि सममित और विषम सममित में तोड़ के लिखना हो तो ये इसमें सूत्र काम आ सकता है, जहां पर ये a + at सममित होता है हमेशा और a - at हमेशा विषम सममित होता है। और इसका योग आपने पूरा समझा, इसको हल करके इसका उत्तर लास्ट में एक ही आता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, इस a के माध्यम से पहले तो a ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे और बाद में इनको बनाएंगे इसमें, और बनाना बड़ा आसान भी है। पहले यहीं से मैं a ट्रांसपोज लिख रहा हूं। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज करने में पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो आप, तो पहली पंक्ति बन गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बन गया दूसरा स्तंभ, ये a ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये दोनों व्यंजक निकाले जाएं। अब सबसे पहले निकालते हैं ये a + a ट्रांसपोज का मान बराबर, देखें a और a ट्रांसपोज को जोड़ना ही तो है, तो a + a ट्रांसपोज, या एक काम करते हैं साथ में आगे * 1/2 भी कर लेते हैं ताकि पूरा ये आ जाए। तो आप जानते हैं कि a + a ट्रांसपोज करने के लिए संगत एलिमेंट को जोड़ा जाएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएंगे ना, और आगे 1/2 गुणा है तो 12/2 वापिस 6 आ जाएगा। फिर 2 और 5 7 हो जाएंगे और बाहर 1/2 से बनेगा 7/2, यहाँ पर भी आ जाएगा 7/2 और यहाँ पर 4 + 4 8/2 4 आ जाएगा। ठीक है, और आप देख भी रहे हैं कि ये 1/2 a + at बिल्कुल सममित है, ये आप इसको जांच लो सममित क्यों है। ठीक है, उसके बाद में तथा आगे निकालते हैं सेकंड पार्ट, मतलब 1/2 a - a ट्रांसपोज बराबर, देखिएगा अब a में से a ट्रांसपोज घटा दो तो 6 - 6 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 - 5 मतलब -3 और बट्टा में
2 है ही, तो यहाँ पर -3/2 आ रहा है, और यहाँ पर 5 - 2/2, मतलब ये आ जाएगा प्लस का 3/2 और ये आ जाएगा 4 - 4 मतलब 0। ठीक है, तो लास्ट में कह सकते हैं अतः अभिष्ट मैट्रिक्स या अभिष्ट रूप कह दो, भले ये एक ही बात है। अतः अभिष्ट रूप, रूप कौन सा? सममित और विषम सममित के योग वाला। तो रूप मतलब बराबर में a इक्वल ये आ जाएगा 1/2 a प्लस at का मान ये है, तो 6 7/2, फिर वापिस 7/2 और 4, और प्लस में ये वाला 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का मान जो कि 0 -3/2, फिर प्लस में 3/2 और अगेन 0 है, जिसमें से आप सब जानते हैं कि ये वाला भाग सममित है और ये वाला भाग विषम सममित है। और आप इनको वापस जोड़ के देख भी लो, भले इनको वापस जोड़ के देखो, 6 + 0 6 आता है। अच्छा 7/2 - 3/2 मतलब 4/2, और 4/2 क्या होता है? 2 ही होता है, और यहाँ पर 7/2 + 3/2 मतलब 10/2, ये होता है 5, और यहाँ पर 4 + 0 4। इसका मतलब ये योग है a का ही, और इसको हमने 2 रूप में तोड़ा है, जिनमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तरीका है करने का, और एक इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, वो भी साथ में देख लीजिए। इतना काम नहीं करना पड़े, इसके लिए एक छोटा सा तरीका मात्र है, मतलब ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये सब बातें, बस इसको है ना a को और सिर्फ a से ही इसमें a ट्रांसपोज भले मत लिखो, भले सीधा सिंपल सा तरीका है। ये तरीका क्या कहता है, यदि हमें मैट्रिक्स a को इस रूप में लिखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी मैट्रिक्स में ही पहले एक काम करेंगे, मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण है ना उसको तो लिख दो सेम लिख दिया आपने, और जो अन्य विकर्ण है उस अन्य विकर्ण के एलिमेंट्स को जोड़ करके दोनों स्थान पर लिख दो बस। जैसे 5 और 2 7 होते हैं, तो जोड़ के उसमें 2 का भाग दीजिएगा ऐसे। तो अन्य विकर्ण के एलिमेंट को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे के दोनों स्थान पर लिख दो। तो मुख्य विकर्ण सेम 6 और 4, अन्य विकर्ण पर 2 और 5 थे, तो 2 और 5 7 है, और इनका योग करके 2 का भाग देने पर बनेगा 7/2, यहाँ पर भी 7/2। तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रकार। और प्लस में लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें तरीका क्या होता है कि मुख्य विकर्ण को है ना, ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण को लिखो 0 0, और अन्य विकर्ण पर एक काम करेंगे आप, अन्य विकर्ण पर अगर आप अन्य विकर्ण के इस एलिमेंट को लिख रहे हैं ना, तो इस एलिमेंट के लिए इसके सीध वाले इस एलिमेंट में से ही इसको घटा दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर एलिमेंट था 2 - 5 मतलब -3 और बट्टा में 2, और यहाँ का एलिमेंट लिखने के लिए इसके सीध वाला संगत एलिमेंट 5 है, तो 5 में से 2 घटाओ बनेगा +3 और बट्टा में 2। तो ट्रिक है ये, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और इसको पूरा करना और ढंग से इसका तरीका ये है। ठीक है, आगे बात करें हम आगे। इसके बाद में 12वां सवाल देखिए, इसमें दिया है कि यदि मैट्रिक्स A जो कि 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए ये चारों बातें होंगी। जैसे पहली बात क्या है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A है, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि A प्लस A ट्रांसपोज सममित है, तो ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसमें से A का मान दिया है तो A ट्रांसपोज का मान निकाल लेना, और बाद में A और A ट्रांसपोज को जोड़ना, वो डेफिनेटली सममित आ जाएगा वो। उसके बाद में तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित। और चौथा पॉइंट सिद्ध करना है कि A इंटू A ट्रांसपोज तथा A ट्रांसपोज गुना A ये दोनों सममित होते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सवाल आप खुद ट्राई करेंगे और आसान सही है, हो भी जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है कोई। हमने ये सवाल पहले किए भी, याद कीजिए आप। ठीक है, आगे 13वां सवाल देखेंगे। 13वें सवाल में दिया गया है कि यदि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इस प्रकार की हो तथा 3A - 2B + C एक जीरो मैट्रिक्स हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे का मान 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 3A - 2B + C = 0 मैट्रिक्स का मतलब इसका मान 0 आ जाएगा, या 0 मैट्रिक्स वाला आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो हमें पूछा गया है कि C का मान क्या होगा। आप सब जानते हैं, यहां से C का मान निकालने के लिए पक्षांतरण कर दीजिए, तो 2B - 3A। अब आप जानते हैं 2B और 3A का मान निकालना, तो 2B का और 3A का मान निकाल के इसको माइनस कर दें आपस में क्रमशः, तो C का मान प्राप्त हो जाएगा। एकदम फॉर्मेलिटी बची है, बस जो काम की बातें हम कर चुके हैं, अब तो केवल उसको रिपीट करना बाकी रहा है। उसके बाद में 14वें सवाल में लिखा गया है कि एक 2x3 क्रम का अवयव है B = Bij ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक 2x3 क्रम का अवयव है B = Bij ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव Bij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है।
अब ये भी आसान सवाल है। आप जानते हैं कि 2x3 में 6 एलिमेंट होते हैं, जिसमें शुरुआत होगी A11 से और एंडिंग होगी A23 पर। तो ये 6 एलिमेंट आपको निकालने के लिए इस रूल को यूज करना है, और ये भी आप आसानी से खुद करोगे। इसलिए इसमें 14वें सवाल तक हम बात कर चुके हैं विविध के, और बाकी विविध में शायद पूरे 24 सवाल हैं, तो 10 सवाल बाकी रह गए हैं, उनको हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतने पर्याप्त है। एक्स्ट्रा प्रश्नों की, एक्स्ट्रा प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि मैट्रिक्स क्या है। आपको पता है वैसे तो, पर बताना है अपने शब्दों में, ठीक है। और उदाहरण सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर ऐसे उदाहरण दें और ऐसे विचार बताएं जो आपके दिमाग की ही उपज हो, है ना। उधार की सोच न हो जो मैंने बोला या किसी सुना, नेट पे सुना, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं सोचता हूं कि आप यहाँ पर ऐसे विचार बताइए जो मतलब आपके ही दिमाग की उपज हो और यूनिक हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि सबका दिमाग अपने हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, आप ऐसे विचार बता सकते हैं। मैट्रिक्स में कुछ ऐसे नई बात आप सोच सकते हैं जो आप ही के लिए ही नहीं, सबके लिए नहीं हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी अवयव के समस्त अवयवों का योग 0 है, मतलब सारे एलिमेंट को जोड़ दिया ना तो 0 आ गया, तब वह है, मतलब तब वह मैट्रिक्स कौन सा है। विकर्ण अवयव है क्या, सममित अवयव होगा क्या, क्या विषम सममित है क्या, या त्रिभुजाकार है। आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि एक 2x3 कोटि के अवयव का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो सकता है। कोटि क्या है, 2x3 है, ठीक है। और एलिमेंट कितने होंगे, फिर पूरे 6 होंगे। इनमें से प्रत्येक स्थान पर आप या तो 0 को रख सकते हो और या 1 रख सकते हो। मतलब हर स्थान पर हम 2 एलिमेंट में से कोई एक रख सकते हैं। तो ऐसे कितने अवयव है संभव है, ये सवाल 11th क्लास का है। वैसे अवयव है, नाम क्या, नाम नया आ गया अवयव का, बाकी तरीका सुनना वो सब 11th क्लास में हमें पढ़ा, आप इसको सोचना अच्छे से। चौथा सवाल है कि 2x2 कोटि की मैट्रिक्स ए और बी दोनों ज्ञात कीजिए। यदि a प्लस बी मतलब इन दोनों का योग, यदि a प्लस बी शून्य अनुरेख व ऋणेतर अवयवों वाली ऐसी सममित मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयवों का योग 10 है, तथा a माइनस बी ऐसी विषम सममित मैट्रिक्स है जिसकी प्रथम पंक्ति में कोई एक अवयव 10 है। इस प्रश्न के हर शब्द का अपना महत्व है। अगर आपने हर शब्द को पकड़ा तो हो जाएगा, वरना माथापच्ची करते रहो नहीं होगा। तो हर शब्दों को ध्यान से समझना। इसमें तो है सवाल आसान, बस समझने की देर है। उसके बाद में 5वां और अंतिम सवाल दे रहा हूं, वो यही है कि सममित अवयव का स्क्वायर किया जाए या विषम सममित अवयव का स्क्वायर किया जाए, दोनों का ही स्क्वायर आखिर किस प्रकार का मैट्रिक्स निर्माण करता है। इन दोनों का स्क्वायर एक ही प्रकार की मैट्रिक्स बनाता है, वो आपको निकाल के बताना है। और वो हमेशा काम करता है, 2x2 हो, 3x3 हो, मतलब n×n में हमेशा काम करता है फॉर्मूला। तो आप सबसे इजी पड़ता है 2x2, तो 2x2 के लिए जांच के देखना, और आप निकाल पाए तो मुझे इसका आंसर जरूर भेजना, ठीक है। मुझे खुशी होगी इसका आंसर देख करके। तो ये 5 सवाल, इनमें से जितने कर पाए आप करके भेजना, ठीक है। और बाकी जो विविध के बाकी सवाल बचे हैं उनको हम कल करते हैं, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।